कि उनके शासन काल में सभी जनता सुखी थी, करप्शन जीरो था, जीरो तो नहीं बोलेंगे, करप्शन कम था, और पब्लिक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी, मतलब जो श्री राम है उनके शासन काल में ऐसा माना गया। तो उसके आधार पर उन्होंने थ्योरी दी कि राम राज्य मतलब कि एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए कि ये उसमें अच्छे गुण हो। अब हमारे अनुसार राम राज्य या फिर हमारे अनुसार यह आदर्श राज्य क्या होगा, तो वो हम अपने अनुसार बताएंगे जब हम लोग पब्लिक एड पढ़ेंगे उस दौरान, है ना। अभी हम प्लेटो के अनुसार पढ़ रहे हैं कि इन्होंने भी एक आदर्श राज्य की कल्पना करी थी गांधी जी के समान, याद रखना। पहली बार तो यही पहले बंदे थे यूरोप के जिन्होंने आदर्श राज्य की बात करी थी, मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए, न्याय की प्राप्ति हो, सभी लोगों को न्याय मिले, मतलब कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं समाज के उनको भी न्याय के लिए प्रयास किया जाए और उच्च वर्ग के लोग उनके लिए न्याय के लिए प्रयास करें। तो ये बात करते थे कि सभी को न्याय मिले, वो राम राज्य मतलब आदर्श राज्य होगा। सेकंड, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड कराएं। अभी आप देखो प्रैक्टिकल में क्या इनकी शिक्षा रिलेवेंट है? अरे रिलेवेंट है ना, सरकार नहीं कर रही है बच्चों के लिए शिक्षा, राज्य शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया? हाँ, ये बोलते हैं कि सरकार ऐसा प्रयास करें। 50 साल वाली थ्योरी नहीं कह रहा भाई, ये कहते हैं राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा हो गई। अगला है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, ये चाहते थे भाई मतलब परिवार में भी साम्यवाद हो, सभी की समानता हो सभी वर्गों के लिए, और संपत्ति पर जो शासक वर्ग है उसका नियंत्रण ना रहे, संयमी वर्ग के पास थोड़ी बहुत संपत्ति रहे ताकि उसका प्रयोग करे, और राजा के मतलब स्टेट के पास सब कुछ हो। साम्यवाद समझते हो ना? कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म सॉरी, कम्युनलिज्म नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है साम्यवाद। देखो साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या होता है समझिए। साम्यवाद समाजवाद का वैसे तो कठोर रूप है, पर साम्यवाद में क्या होता है, जो कम्युनिज्म में सोशलिज्म से कैसे डिफरेंट है, साम्यवाद में सारी संपत्ति सरकार के पास रहती है। सरकार मीन्स जनता, सरकार किसका प्रतिनिधि है? जनता का। तो जनता यहाँ पर क्या रहती है? प्रभावी रहती है। जनता ही क्या करती है? सभी चीजों को बराबर रूप से विभाजित करती है। अब जनता के आम आदमी तो करने जाएगा नहीं रोज रोज, तो वो अपने प्रतिनिधि बिठा देते हैं, मतलब सरकार बिठा देते हैं। तो सरकार क्या रहती है? सभी संपत्ति को अपने कंट्रोल में रखती है और सभी को जिसको भी जितनी जरूरत है उतना दे देती है, या जरूरत है उतना नहीं देती, वो मतलब कि जिसका जीवन यापन चल सके उतना दे देती है। जैसे आप देखो चाइना में और रशिया में, पहले रशिया में अब थोड़ा होने लगा है सभी जगह पे, अब तो पूरी तरीके से साम्यवाद कहीं नहीं रहा, कठोर सब जगह पे अब मिक्सचर हो चुका है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अमीर आदमी, आपने कभी नाम सुना है चाइना में, चाइना के कोई मुकेश अंबानी हो, चाइना के कोई टाटा बिरला हो, यहाँ पर समाजवाद है। पर आप अमेरिका में देखोगे बड़े बड़े नाम निकले कर आएंगे, जेफ बेजोस है ना, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये अमीर अमीर लोग हैं सब लोग। तो वहां क्या है, अमीरों की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है। चाइना में ऐसा नहीं रहता। चाइना में क्या रहता है? चाइना में आप देखोगे सभी लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाएंगे, जो जितना ज्यादा कमाएगा उस सारे पैसे को सरकार ले लेगी और उसके बदले में उतना टैक्स देगी, उतना पैसा देगी उसको, एक फिक्स अमाउंट रख देता है। मान लो आपने 100 रुपये कमाए, एक ने 50 कमाया, तो 1% फिक्स कर देती है कि मान लो 100 कमाए तो 100, मान लो 10% फिक्स कर दिया कि 100 कमा लिया 100 हमें दे दो, सरकार को दे दिया उसने, और उसको 100 का 10% 10 रुपये दे दिया। अब जिसने 50 कमाया उसको कितना मिलेगा? 50 का 10% 5 रुपये मिला, तो उसको 5 मिलेगा। तो प्रोत्साहित होते हैं वहां पर वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही परसेंट मिलेगा उनको। पूरी संपत्ति सरकार की होती है, उसमें उसको कुछ अमाउंट दे देते हैं ताकि वो ऐसा भी ना हो डिमोटिवेट हो कि भाई मैं ज्यादा क्यों कमाऊं क्योंकि सरकार ही ले लेगी। तो इसलिए वहां सिस्टम चलता है। इसलिए वहां पर थोड़े अमीर आदमियों में गिनती होती है। आपने नाम सुना होगा जैकमा, चाइना के फेमस बिलियनियरों में शामिल है ना जैकमा। कौन सी कंपनी है? अलीबाबा के हैं। तो वो अमीर है वहां पर क्योंकि उनके ग्रुप ने ज्यादा पैसा कमाया और सरकार को दिया। अब सरकार ने बदले में जितना आया उसका परसेंट काट के उनको दे दिया। सरकार के पास संपत्ति रहती है साम्यवाद में, और सरकार सभी को बांटती है, इतना इतना मिलेगा सबको, ठीक है। कानून को समुचित कहाँ हो गए? हाँ सही क्या हो रहा हो? इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आप देखोगे समाजवाद भी है, मतलब कि सभी के लिए कल्याण की बात करेंगे, और इसमें पूंजीवाद भी है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति भी रख सकता है व्यक्तिगत। इसलिए हमारे यहाँ पर टाटा बिरला अंबानी अडानी भी है, और हमारे यहाँ पर सरकार सभी के लिए एक बेसिक जो भी नीड्स है वो भी उपलब्ध करा रही। तो दोनों कॉन्सेप्ट है भारत में, ठीक। स्त्री पुरुष की समानता की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे, ये ध्यान रखना है ना।
कानून को समुचित महत्व नहीं, ये कहते थे कि कानून नहीं होना चाहिए। जैसे गांधी जी भी कहते थे, ये भी यही कहते थे गांधी जी के समान कि भाई आदमी दार्शनिक है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है। सभी लोग दार्शनिक हैं, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो कानून की क्या जरूरत है ना। इनका एक कथन आता है ना, आगे हमने शायद पढ़ लिया था उस दिन, कि जो समझ है शायद यहीं पर, कितना पढ़ा दिया मैंने आज। तो पहले बोलना था ना भाई। हाँ याद रह गया, याद रह गया। क्या है दोबारा बोले? बिल्कुल, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति हैं वो कानून को वैसे ही नहीं तोड़ेंगे, है ना। कानून उनके लिए है ही नहीं, बुरे लोगों के लिए, और बुरे हैं तो वो रुकेंगे नहीं। फिर कानून क्यों बना रहे हो? ये कहते हैं मतलब दंड ना दो, कहने का मतलब कि दंड मत दो किसी को। बुरे व्यक्ति हैं उसके लिए लिखित कानून मत लगाओ, लिखित कानून को वैसे भी फॉलो नहीं करे तो कानून की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति तो वैसे भी समझदार है, तो अच्छे व्यक्तियों का प्रयास करें। तो कहते हैं भाई आप कह रहे हो ठीक है, बहुत सारे तो हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसे हैं जो कानून के डर से डरते नहीं, तो वो डरते ही नहीं है कि कहाँ लिखा हुआ है। ऐसे कहते हैं ना, कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर लिखा रहता है तो वो उसको भी कौन सा फॉलो करते हैं। लिखा तो ये भी रहता है कि इधर पेशाब करना मना है, वहीं जाके करना है। गंदगी फूल तोड़ना मना है, जा करके फूल तोड़ के सेल्फी लेंगे उसके साथ, है ना भाई। किसने ली थी? अभी संग्रहालय गए थे उस दिन, मैंने किसी का स्टेटस देखा था, सेल्फी ले रहे थे कोई फूल तोड़ करके। चलो, है ना, सामंजस्य और एकता का सिद्धांत हो गया। ये आदर्श राज्य हो गया। प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद हो गया। आदर्श राज्य की संकल्पना। हाँ, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, आलोचना क्या होती है इनके सिद्धांतों की, अब थोड़ा समझिएगा, है ना। ये लगभग खत्म होने को है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब तो मेन मुद्दा यही था, एक तो इनका प्रश्न आता है, आएगा ज्यादा से ज्यादा आदर्श राज्य पे आएगा या फिर इनके 4 गुणों पे आएगा। 4 गुणों पे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और अभी उसके अर्थों को भी समझा चुका हूँ। आदर्श राज्य अव्यावहारिक है, तो जाहिर सी बात है भाई प्रैक्टिकल करना उसका मुश्किल है। आप जितनी बड़ी बातें कहते हो उतना शायद प्रैक्टिकल उसका ना हो पाए, है ना। ये खुद स्वीकार करते हैं इस बात को कि मैं जानता हूँ कि ये जो बात है ये बड़ी उच्च कोटि की बात है, सब लोग नहीं समझेंगे, पर ये कहते हैं कि एक आदर्शवाद तो स्थापित किया जा सकता है। ये समझिए, कल मैं द हिंदू में एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उस एडिटोरियल में एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा कही गई थी कि हम लोग जीडीपी की ग्रोथ रेट का टारगेट कितना रखते हैं, कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट रखते हैं हम लोग 8% से बढ़े, 10% से बढ़े। वो कहते हैं भाई 15 क्यों नहीं रखते आप? अगर हम लोग 8 रखते हैं तो वो 6 से बढ़ती है, हम लोग 15 रखें ना, टारगेट में भी 15 के अनुसार रखें और हमारा एफर्ट भी उस हिसाब से हो, तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग 8-9 तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो वो कहते हैं, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे उनकी, क्या टारगेट हमेशा ऊपर ऊपर रखो। क्यों रखो? न्यूटन खुद कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। अब मैं कहूं कि यहाँ पर एक निशान, ये चीज इस पे आप निशाना लगाओ, तो मैं दूर से निशाना लगाऊंगा तो डायरेक्ट अगर इसको निशाना बनाऊंगा तो वो निशाना यहाँ जाके लगेगा ना। पर अगर मैं थोड़ा ऊपर निशाना साधूंगा तो जब जाके वो यहाँ लगेगा, मतलब टारगेट में यहाँ का रखूंगा तो यहाँ जाके करेगा। इसलिए लोग कहते हैं टारगेट थोड़ा ऊपर रखो, है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम में कहता है कि आप अपने आप नीचे आने वाले हो। ऐसे समझो कि आप तमन्ना करो किसकी? यूपीएससी की, और नहीं हुआ तो एमपीपीएससी तो हो ही जाएगा। तो एमपीपीएससी वाले परेशान ना हो, आप सोचो डीसी की भी नहीं, एमपीपीएससी वाले सोचेंगे फर्स्ट रैंक की, पहला रैंक मेरा, तो वो डीसी तो बन ही जाएंगे, है ना, कम से कम टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे, है ना। अगर एक आ गया तो और अच्छी बात है, फिर तो आप यही कहना उनके सामने जो वो कहते हैं मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कितना हो जाएगा, है ना। पर टारगेट रखो उतना, है ना, ठीक है। सब लोग यही रखे थे पर बताते नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, हमेशा टारगेट ऊंचा रखो। जैसे मैं कहूँ आपको शिकार करने जाना है, अभी शिकार बैन है पर बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, आप प्लानिंग करके जाओ शेर मारने की, ठीक है। अरे मजा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ भाई, मैं पहले कह रहा हूँ कि शिकार करना अवैध है, केवल उदाहरण के लिए आपके लिए प्रयोग कर रहा हूँ। मान लो आप शिकार के लिए शेर मारने की प्लानिंग करके गए, तो कम से कम खरगोश तो मार ही लाओगे। पर अगर आप खरगोश की प्लानिंग करके गए तो क्या मारोगे? खरगोश नहीं मिला तो चूहा,
इसलिए मतलब यहाँ पर शेर शेर संदर्भित करता है कि बड़ी तैयारी के साथ चलो, मतलब बड़ा, आप बड़ा विजन लेके चलो। अगर वो बड़ा विजन आपका प्रयोग ना सफल नहीं हुआ तो आप छोटा तो प्राप्त कर ही सकते हो। सब समझ पाए? मैं यहाँ शिकार की बात नहीं कर रहा, शिकार बहन है, ठीक है भाई। कैमरा वालों, मजाक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हम्म 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 देखो क्या होता है, एकदम आप पूरा नहीं छोड़ सकते। और कोई भी राज्य आप देखो, अमेरिका में क्या कल्याणकारी बात नहीं करते हो? राज्य सरकार उनके लिए प्रयास नहीं करती, गवर्नर्स नहीं करते जनता की भलाई के लिए। माना वहां पर मनरेगा नहीं है, माना वहां पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं है, पर वहां पर भी सरकार कल्याणकारी अप्रोच के साथ में चलती है। आप समझिएगा, कहने का मतलब देखो, पूरी तरीके से यही केवल सॉल्यूशन नहीं है कि केवल हम पूरी तरीके से समाजवादी जितनी भी अवधारणा है उसको छोड़ दें। इसके अलावा भी है, उसमें खुद उपाय बताया था उन्होंने, लेखकों ने। हम लोग क्या करें, जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमारी जो औद्योगिक नीति है उसको बेहतर करें। आप देखोगे इंडिया क्या है, सर्विस सेक्टर में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है सर्विस सेक्टर में, माने तो उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। उसका एग्रीकल्चर क्षेत्र तो है ही, उसका एग्रीकल्चर पे डिपेंड ही है, पर एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? 15%। और ये जो हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो तो हमारा कभी ग्रो ही नहीं कर पाया, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हम अगर इस क्षेत्र को मजबूत कर दे, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना एक बीमारू देश था कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले चाइना एक बीमारू देश था, पर उसने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इतना ग्रो कर लिया कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्या बन गया, वो इकोनॉमी बन गया। तो हमें भी इस क्षेत्र पे काम करना होगा। परिस्थितियों की मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से परिस्थिति एज इट इज लागू करो, पर हम क्या अपना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं कर सकते? आप ये बताओ। मैं नहीं कह रहा कि आप 15 का टारगेट रख लोगे, ये एफर्ट आपके पास अभी है क्योंकि आप अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रयास करोगे, है ना। पर मैं कह रहा हूं कि विजन हमेशा बड़ा रखो। अगर आपने विजन बड़ा रखा तो आप प्रयास 10 तक का तो कर सकते हैं। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्षमताएं उतनी है, उससे कम कम प्रयास कर रहे हैं, तो उससे तो कम हमें प्राप्त होना ही है। क्योंकि हम टारगेट बड़ा रखेंगे नहीं तो हम प्रयास ज्यादा नहीं करेंगे, और प्रयास ज्यादा नहीं करेंगे। सोचो, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ सालों पहले ये भी टारगेट रखा कि हम लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। बार बार आप अखबार में पढ़ते होंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, 2025 तक बनना है। सोचो, ये टारगेट अगर आज से 10 साल पहले रखा होगा तो अब तक हम लोग प्राप्त कर लिए होते, पर सोचा ही नहीं। तो सोचे तो हम बड़ा कि 5 ट्रिलियन बना, पे नहीं बढ़े तो एटलीस्ट 3.5 या 4 तक तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंचेंगे ना। हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तो पार कर गए, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा ना शायद। कितने हैं? 3% हो गए, 3% 3 ट्रिलियन हो गए लगभग हम। तो अब हम और प्रयास करेंगे क्योंकि हमें 5 तक पहुंचना है, तो 4.5 या 4 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। इसलिए टारगेट बड़ा रखो। अब इनका विजन है सरकार का, वो लेकर चल रही है कि हमें 5 ट्रिलियन इतने सालों में बनना है, तो एक टारगेट है। अब नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम प्रयास तो करें, हमारे पास एफर्ट होने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, चाइना की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो भारतीय परिस्थिति अनुसार हम लोग शामिल करें वो कर सकते हैं, हमारे एफर्ट्स को बढ़ाएं, है ना। आप टारगेट हमेशा बड़ा ही रखा करो। चैलेंज वो क्या चैलेंज है जो आप आसानी से पूरा कर दो? चैलेंज तो वो चैलेंज है जिसमें आपके पूरा करने में पसीने छूट जाएं। करेक्ट, ठोको ताली। चलो भाई, मत बजाओ ताली, है ना। आगे चलते हैं। कानून की उपेक्षा करते हैं, ये आलोचना होती है इनकी कि भाई पहली बार तो ये कानून नहीं होगा तो अपराधी कैसे रुक पाएंगे, अपराध नहीं रुक पाएंगे, तो कानून होना चाहिए। और वर्तमान में आप देखोगे किसी भी देश की सरकार कानून को मान्यता देती ही देती है, क्योंकि अपराधियों को रोकना कानून एक बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है, जैसे मान लो, मैं अगर ऐसे कल्पना कर लो, मान लो सपोज दे सरकार ये कानून हटा दे कि बलात्कार या रेप करने पर कोई सजा नहीं है, तो फिर क्या होगा? बहुत सारी मात्रा में रेप या बलात्कार की सजा बढ़ जाएगी। लोग, सभी लोग क्या है, विवेकशील नहीं है, वो भले आप उनको इतना समझा दो पर वो नहीं रुकेंगे। तो कानून होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा किया तो हमें डायरेक्ट सजाएं
मौत होगी या फिर हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसलिए डरे हुए हैं। तो कानून का डर भी बहुत सारे लोगों से अपराध करने से रोकता है, इसलिए कानून जरूरी, लेकिन उन्होंने कानून को नकारा है। तो कहते हैं कानून होना चाहिए, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि कानून का तो आपने विरोध किया। अगला दोषपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था है ना, ये कहते थे भैया आपके आदर्शवादी राज्य में आप कैसे सिस्टम ला रहे हो, महिलाओं के प्रति आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि महिलाओं के साथ कोई भी आकर के संभोग कर सकता है और संतान के बारे में जानकारी ना दें, तो ये दिक्कत आ जाएगी। फिर सैनिक वर्ग पत्नी ना रखें, मतलब सैनिक वर्ग अगर वो परिवार नहीं रखेगा तो फिर उसका वंश कैसे बढ़ेगा, वो तो खत्म, उसका तो अस्तित्व खत्म, वो खत्म। तो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य का एक साधारण नियम है, प्रकृति का भी एक साधारण नियम है कि प्रकृति में हम लोगों को संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रकृति ने दी है। तो हम सभी मतलब जीव क्या करते हैं कि अपना शरीर हमें पता है नष्ट हो जाना है, तो हम अपनी सेल्स मिलकर के एक नई सेल्स का निर्माण करती है। ये बायोलॉजी कहता है कि दो सेल, जैसे मान लो मेल है और फीमेल है ना, मेल का स्पर्म अर्ध सेल हो गई, फीमेल का ओवम अर्ध सेल हो गई, दोनों मिलकर के जाइगोट बना रहे हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी कहता है कि हम एक नई सेल का निर्माण करते हैं पुरानी सेलों से। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो जो प्रोसेस है जीवों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं ये तो खत्म ही हो जाएगा। अगर सैनिक वर्ग खत्म तो धीरे धीरे संख्या कम पड़ जाएगी। सैनिक वर्ग खत्म हो जाएंगे मतलब युद्ध के बाद तो सैनिक लोगों की संख्या कम पड़ जाएगी, तो मनुष्य की जो जाति उसी पे खतरा आ जाएगा और मनुष्य जाति सर्वाइव नहीं कर पाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये इनकी ये भी साम्यवादी व्यवस्था की उपेक्षा की जाती है। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है। न्याय सिद्धांत में कहते हैं कि भाई साहस संयम विवेक जिसमें होगा वही न्याय कर पाएंगे। तो बोलेंगे न्याय का इनके से कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं है कि साहसी हो विवेक वाला हो, अपना उनका एक अलग गुण है, पर न्याय एक अलग कॉन्सेप्ट है। कानून की अपेक्षा हो गई, आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है भाई, प्रैक्टिकलिटी अलग होती है और आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट अलग होता है। जाहिर सी बात है, अब ये कह दे कि 50 साल में शिक्षा दे, कोई कर पाएगा इतनी कड़ी परीक्षा? 50 साल बाद वो राजा बने या क्या बने, नहीं कर पाएगा शायद। 50 साल में तो बहुत सारे लोग तो जीवित भी नहीं रह पाएंगे। सर्वाधिकारी राज्य, प्लेटो के आदर्श राज्य में मानव स्वभाव के विपरीत अधिनायकवादी राज्य का प्रतिबिंब। मतलब वो कहते थे व्यक्ति को तानाशाह हो जाना चाहिए। मतलब वो कहते थे कि व्यक्ति को तानाशाह यानी कि शासक के पास पूरे पावर होना चाहिए। मतलब पावर्स का क्या करते थे, सेंट्रलाइजेशन पे जोर देते थे, वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर्स। तो कहते थे कि ये गलत है, जनता को आप कोई पावर दे नहीं रहे, राजा को पावरफुल बना रहे हो। राजा मान लो विवेकशील है, ठीक है, कभी उसका मन किया कि भाई अपने हित के लिए भी कुछ कर लिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो उसका मन किया कि मेरे बाद मेरी संतान ही राजा बने, तो पावर तो अपने राजा को दे दी, राजा जो चाहे कर सकता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि ये सर्वाधिकारी राज्य है आपका। दास प्रथा पर मौन थे, उस समय पे बड़े दास थे यूनान में, एथेंस में, पर इन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। ये खुद भी एक दास थे, फिर भी कुछ नहीं बोला। विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना, ये कहते हैं कि सैनिक ही बनेगा क्योंकि उसके अंदर साहस है, वो साहस का काम ही कर सकता है, वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता। अगर सैनिक को हम वैसे ट्रेनिंग दे तो क्या नहीं कर सकता? कर सकता है। उदाहरण बता दूं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आप देखोगे उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक पाइका सैनिक रहते थे। पाइका विद्रोह सुना है? पाइका रिवोल्ट। तो पाइका रिवोल्ट में क्या थे, पाइका एक ऐसे सैनिक थे जो किसान थे, सामान्य दिनों में वो किसानी करते थे और जब युद्ध की बात आती थी तो वो लड़ाई करते थे। अभी कुछ समय पहले एक जयंती भी निकली थी पाइका सैनिकों के ऊपर, तो उस पर सिक्का वगैरह जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। तो पाइका सैनिक भी थे, किसान भी थे, कर सकते हैं भाई। विशिष्टीकरण गलत है। वो कहते थे कि क्या सैनिक और जो प्रोड्यूसर है वो क्या राजा नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं अगर योग्य है तो उन्होंने विशिष्टीकरण कर दिया। सैनिक को और जो उत्पादक वर्ग था उसको तो एजुकेशन से ही बोल रहा है कि आप एजुकेशन नहीं लोगे। आदर्श राज्य में सभी दुखी है। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है, समझिए। ये कहते हैं, वो कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम सर का दास। मतलब मैं अच्छी बात कर रहा हूं। चलिए, आदर्श राज्य में सभी दुखी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं किसी न किसी को टेंशन है। टाटा इसलिए दुखी कि अंबानी इंडिया के नंबर 1 है। अंबानी इसलिए दुखी है कि जेब बेजोस थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं, है ना। और जेब बेजोस इसलिए दुखी कि एलन मस्क आगे फ्यूचर में, एलन मस्क का फ्यूचर ब्राइट है। मतलब एक दूसरे को देखकर सब दुखी है। जैसे ऐसे देखो, संरक्षक वर्ग जो है ना वो इसलिए टेंशन में है कि भाई मेरे पास तो प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, परिवार खत्म मेरा। अगर मान लो इनका जो फिलोसफी इसको लागू कर दे तो संरक्षक वर्ग जो है ना, जो सैनिक है, वो कहेगा मेरे पास प्रॉपर्टी खत्म, परिवार खत्म, मेरा अस्तित्व नहीं बचा, मैं क्यों लड़ाई करूं,
किसके लिए लड़ूं? ठीक है, प्रोड्यूसर वर्ग जो है वो टेंशन में कि मेरे पास शासन में कोई अधिकार ही नहीं है, मतलब ना तो मुझे शासन में कोई भागीदारी मिल रही है, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, डिसीजन नहीं ले सकता, तो टेंशन में है। मतलब ये दोनों दुखी है राजा को, है ना। अब राजा का भी हो सकता है, राजा को भी बोल दिया गया कि राजा को भी कोई टेंशन हो सकती है, सभी लोग दुखी है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, तो ये जाहिर सी बात है वही 50 साल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इतना लंबा, इतना मुश्किल, उबाऊ, 50 साल कौन एजुकेशन लेगा भाई? ठीक है भाई, अब कुछ थोड़ से उनको पढ़ लो, चर्चा करेंगे, ये जीवन के लिए है, वो किताबों के लिए थे, ये जीवन के लिए भी है। किताबों में भी अगर आप प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है। क्लियर हुआ? जो हम दे सकते हैं वो देना चाहिए, गुस्सा ना करें, मतलब अपने आप को घमंडी ना समझें कि मुझे ये मिल गया। अगर आप किसी को बांट सकते हैं तो बांटे, और नहीं बांट सकते तो शांत रहें। बहुत अच्छी बात मैंने इसी को लिंक करता हूँ, पढ़ी थी कि अगर आप सही है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, और आप गलत है तो गुस्सा करने का कोई हक ही नहीं है आपको। तो दोनों परिस्थिति में गुस्सा मत करो। अगर आप अपनी योग्यता के अनुसार बिना दूसरों के कामों में उलझे तो सिर्फ एक ही काम समय पर पूरा कर देते हैं तो कई सारी चीजें कई गुना बेहतर हो जाती है। पहले बार भी मैं बता चुका हूं आपको कि एक काम डिसाइड करो, उलझो मत किसी भी चीज में। आप लोग आधे से ज्यादा तो इसी टेंशन में रहोगे, पहले आंसर राइटिंग करूं या पहले करंट अफेयर्स पढ़ूं, और करंट अफेयर्स पढ़ूं तो पहले नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, और नोट्स बनाऊं तो कैसे बनाऊं, वो फैक्ट प्रीलिम्स वाले बनाऊं या मेंस की दृष्टि से बनाऊं। मैं कहता हूं बस पढ़ो। कई लोग टेंशन में आंसर राइटिंग करूं तो फ्रेमिंग कैसे करूं, और फ्रेमिंग करूं तो बॉडी कंटेंट कैसे डालूं, और कंटेंट में डाल दूं तो क्या डायग्राम बनाओ कि नहीं बनाऊं, वो तो फ्लो चार्ट बनाता है, मैं फ्लो चार्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अरे मैं कहता हूं भाई तुम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठा करके बस लिखना शुरू कर दो, नकल कर डालो उसकी, इतना तो शुरुआत कर दो, वो भी आंसर राइटिंग है, फिर अपने शब्दों में लिख डालो उसको। कई लोग टेंशन में कि मैं पहले कंटेंट पढ़ूं फिर आंसर राइटिंग करूंगा या करूंगी। बहुत सारे लोग इस सोच में पहले एक बार पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, इथिक्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगी अगले साल से। ठीक है, तो कई लोग इस टेंशन में। मैं कहता हूं कि आप आज जो पढ़ा उसको पढ़ो, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो, वही भी आंसर राइटिंग है। अपने शब्दों में आप किसी चीज को लिख पा रहे हो, वही आंसर राइटिंग है। फिर उसके बाद में फिनिशिंग हम देंगे ना, कहां पर आपको कंटेंट डालना है, कहां पर आपको कमियां निकालनी है। जैसे आज कुछ लोगों ने मुझे 3 दिन पहले दिए थे, आज मैं चेक कर लाया उनके सबकी कॉपियां, है ना। जो भी लिख करके देते हैं मैं उनकी चेक करके दे देता हूं, तो ला करके दिया करो। जो भी कमियां नजर आए बताते हैं कि ये कमियां सुधारो, राइटिंग को और प्रभावी बनाओ। वो कमियां धीरे धीरे सही होगी, पर प्रयास तो करो। अरे सब्जेक्ट तो दो, तब तो चर्चा करेंगे उस पर, प्रयास ही नहीं करेंगे। एक तरफ से तो पहल होना जरूरी है साहब। अच्छे लोगों के लिए जिम्मेदारी से रहने के लिए कहते हैं तो कानून की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। अच्छे लोगों के लिए कोई कानून नहीं, मतलब अच्छे लोग अगर नियमों का पालन कर रहे हैं तो काहे का कानून फॉलो करेंगे, वो तो अपने आप ही समझदार है। वो बुरे लोग कानून वैसे भी नहीं मानेंगे। पर ये अभी पूरी तरीके से ये सही भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कानून से डरते भी हैं, ये हम बता चुके हैं। इनको पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये कुछ और थॉट्स हैं। ये सब प्लूटो के विचार है, पढ़ लेना सब लोग, है ना, क्यों लेट करें। ठीक है भाई, दैट्स ऑल।